ककरोच जनता पार्टी के एक लीडर और वर्कर के वालिद को बीजेपी के गुंडों ने पीट पीट कर मार दिया। जुर्म सिर्फ इतना था उस लीडर और वर्कर का कि वो मुसलमान है। खबर दर खबर में इसकी पूरी तफसील जानेंगे। ज़ारा वसीम आप जानते हैं बॉलीवुड की साबिक अदाकारा रही है। इन्होंने कश्मीर के स्कूलों पर सवाल उठाया है और ये सवाल बजा है, इसको भी तफसील से समझेंगे। गया के एक वीडियो वायरल हो रही है जहां शिद्दत पसंद अनासिर कांवड़ यात्रा के दौरान कह रहे हैं हमें सिर्फ 5 मिनट चाहिए मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के लिए। महाराष्ट्र से खबर सामने आ रही है जहां ईसाइयों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और थाने का घेराव कर लिया गया है। मामला क्या है इसको भी तफसील से समझेंगे। कल मैंने खबर बताई थी कि मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं लिया देश के प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला की फसील से, और अब उस पर लोगों ने सवाल पूछना सरकार से शुरू कर दिया है। अलीम शेख की कहानी भी बड़ी हैरतनाक है। 5 मरतबा कोशिश करने के बाद इस काबिल हो सका कि डॉक्टर बन सके, लेकिन 37,000 रैंक आने के बावजूद भी ये डॉक्टर नहीं बन सकता। आखिर क्यों, इसको भी जानेंगे और आखिर में बातचीत करेंगे कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए 100 लोगों ने जो आवाज़ उठाई है तो उसका कितना असर होगा, और फिर आखिर में तस्करा होगा बैन अल-अक़वामी और इंटरनेशनल ख़बरों का। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स की अंग्रेज़ी में वेबसाइट है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, फिर यूट्यूब चैनल है। 20 से 25 लोगों की मिल्लत टाइम्स की टीम है और ये सब आपकी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन के ज़रिए हम चलाना चाहते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हम कोई फ़ंड नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह हमारा देश आज़ाद रहे, उसी तरह अगर आप मीडिया को भी आज़ाद देखना चाहते हैं, इसी तरह की ख़बरें सुनना, देखना और जानना चाहते हैं, तो इस तरह के आज़ाद मीडिया हाउस को सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स आपका अपना इदारा है। और आइए अब ख़बरें जानते हैं तफसील से खबर दर खबर में। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। CJP यानी ककरोच जनता पार्टी के लीडरों ने चंद दिन पहले ऐलान किया था कि हम जंतर मंतर सीज़न 2 शुरू करने जा रहे हैं, और उसका मतलब यह है कि हम पूरे देश के स्कूलों का जायज़ा लेंगे, वहां जाकर देखेंगे कि स्कूलों की सूरत हाल क्या है, क्लासरूम का स्टेटस क्या है, अच्छी तालीम हो रही है या नहीं हो रही है, टीचर्स वहाँ है या नहीं है, बच्चों को मिड डे मील में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और इस ऐलान के बाद देश भर में ककरोच जनता पार्टी के जो लीडर्स है, जो वर्कर्स है, वो स्कूल जाने लगे, उसका जायज़ा लेने लगे। बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई। ककरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके भी एक स्कूल में गए, वहाँ की वीडियो बना करके उन्होंने शेयर की। कई जगह हंगामा भी हुआ, कुछ जगहों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए CJP के एक लीडर रहे हैं अब्दुल हफीज़, वो वेस्ट बंगाल के बांकुरा ज़िला के एक स्कूल में जाते हैं और इसी स्कूल से अब्दुल हफीज़ ने तालीम हासिल की थी। और अब्दुल हफीज़ कोई आम वर्कर नहीं है, कोई आम नौजवान नहीं, बल्कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP का नीट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो अब्दुल हफीज़ पहले दिन से वहाँ पर मौजूद था। लगातार वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था। अभी जब CJP ने अपनी मीटिंग बुलाई तो उसमें भी अब्दुल हफीज़ मौजूद था। चुनांचे जो फैसला हुआ, जो डिसीज़न लिया गया, उस पर अमल करते हुए अब्दुल हफीज़ बंगाल के बांकुरा ज़िला के एक स्कूल में गया और वहाँ जाकर उसने जायज़ा लिया कि स्कूल की क्या सूरत हाल है, कैसी तालीम हो रही है। सिर्फ इतना ही जुर्म था अब्दुल हफीज़ का। उसके बाद BJP के गुंडे अब्दुल हफीज़ के वालिद को पकड़ लेते हैं और उसको इतना मारते हैं कि मौत हो जाती है। मज़ीद तफसील ये सामने आई है कि अब्दुल हफीज़ जब स्कूल में जाते हैं, जायज़ा लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि यहाँ तालीम अच्छी नहीं है, क्लासरूम अच्छा नहीं है। उसके बाद क्लास के जितने टीचर्स थे वो आ जाते हैं, फिर वहाँ पर BJP के लीडर्स इकट्ठा हो जाते हैं, बजरंग दल के अफराद आ जाते हैं, अब्दुल हफीज़ के वालिद भी पहुंचते हैं क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई थी। और उसके बाद भीड़ ने, BJP के गुंडों ने अब्दुल हफीज़ के वालिद को बेदर्दी से मारा और उनकी मौत हो जाती है। अब्दुल हफीज़ को भी चोट आई है। CJP ने इस पूरे वाक़े की मजम्मत की है। CJP के नेशनल स्पोक पर्सन आशुतोष रांका ने एक वीडियो जारी करके कहा कि हम और हमारी टीम के कुछ लोग वेस्ट बंगाल के बांकुरा जाएंगे, अब्दुल हफीज़ और उनकी फैमिली से मुलाकात करेंगे। उन्होंने वेस्ट बंगाल में तमाम CJP के वर्करों से अपील
کی ہے کہ وہ بھی پولیس اسٹیشن پہنچیں اور پولیس پر دباؤ بنائے تاکہ انصاف مل سکے عبدالحفیظ کی فیملی کو۔ کیا کچھ کہا ہے آشتوش رانکا نے، آپ اس ویڈیو کو سنیے۔ ہم نے کیا لڑائی لڑی؟ اسکول ٹھیک کرنے کی لڑائی لڑی۔ ہم چاہتے تھے کہ اس دیش کے سبھی اسکول ٹھیک ہوں، لیکن بھاجپا کی طرف سے کیا ہوا؟ بھاجپا کی طرف سے گنڈا گردی کی گئی، مار پیٹ کی گئی۔ ویسٹ بنگال کے بانکوڑا ڈسٹرکٹ اندس پولیس اسٹیشن کا رہنے والا عبدل، جو جنتر منتر پر پہلے دن سے ہمارے ساتھ موجود تھا، جس نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا، وہ صرف اپنے گاؤں کے سرکاری اسکول ٹھیک کرانا چاہتا تھا۔ وہ گیا، لیکن جیسے ہی وہ واپس اپنے گھر آیا، بھاجپا کے گنڈے آئے، اس کے ساتھ مار پیٹ کی، اور بیچ بچاؤ میں جب اس کے پتا جی واپس بیچ میں آئے تو ان کے ساتھ بھی مار پیٹ کی۔ ان کو اتنا مارا کہ کل ان کی موت ہو گئی۔ پورے دیش بھر میں ہم لوگ شکشا کی بات کر رہے ہیں، ہم ووٹ تو مانگنے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو صرف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دیش کے اسکول ٹھیک ہوں، لیکن پورے دیش میں ہمیں صرف اور صرف بھاجپا کے لوگ گنڈا گردی، مار پٹائی، بدتمیزی سے ہی کیوں ڈیل کر رہے ہیں؟ عبدل کے پتا جی کی کیا غلطی تھی؟ عبدل کی کیا غلطی ہے؟ صرف یہی کہ وہ اپنے اسکول ٹھیک کرانا چاہتا ہے۔ میں بھاجپا کے گنڈوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں جتنی گنڈا گردی کرنی ہے کر لو، جتنی مار پٹائی کرنی ہے کر لو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ کل میں، ہمارے جو زونل انچارجز ہیں انکت، وجے، ہماری کور ٹیم اور سی جے پی کے تمام ساتھی بانکوڑا پہنچیں گے عبدل کے پریوار کو نیائے دلانے۔ ہم بنگال کے سبھی کاکروچز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں اندس بانکوڑا ڈسٹرکٹ میں جو پولیس تھانہ ہے وہاں پہنچے۔ عبدل کے پریوار کو نیائے دلانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک اس کے پریوار کو نیائے نہیں مل جاتا۔ ان لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم۔ اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں اب ایک اور اہم ترین خبر۔ زائرہ وسیم، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، بالی ووڈ اور فلمی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام تھا۔ عامر خان کے ساتھ ان کی ایک فلم بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی، لیکن پھر زائرہ وسیم نے بالی ووڈ کی دنیا کو الوداع کہہ دیا اور ایک ہدایت یافتہ یا ایک زاہدہ لیڈی کے طور پر زندگی گزارنے لگی۔ اپنی ایک تصویر بھی انہوں نے کہیں سوشل میڈیا پر اس کے بعد شیئر نہیں کی، نہ کسی بھی پبلک پروگرام میں یہ نظر آئی، اور ہمیشہ انہوں نے اسلامی اقدار کی، تہذیب کی، لڑکیوں کی تربیت کی، بات چیت کی، گفتگو کی، اور پوری کوشش رہی کہ مسلم لڑکیوں کو اسلامی اقدار کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ زائرہ وسیم کشمیر کی رہنے والی ہے، اور کشمیر کا جو وقف بورڈ ہے وہ کئی اسکولوں کو بھی رن کرتا ہے۔ اب کل 15 اگست تھا، انڈیپینڈنس ڈے تھا، وقف بورڈ کا جو اسکول ہے وہاں بھی پروگرام ہوا۔ اس کی کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں یہ دیکھا گیا جو لڑکیاں ہیں کشمیر کی وہ ڈانس کر رہی ہے، رقص کر رہی ہے۔ زائرہ وسیم نے اس ویڈیو کو جب دیکھا تو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر آ کر انہوں نے لکھا کہ وقف بورڈ کے اسکول میں اس طرح کا منظر دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ وقف بورڈ ایک اسلامی ادارہ ہے، اور وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے اپنے اسکولوں میں اسلامی اقدار کو، اسلامی تہذیب کو نافذ کرنا، لیکن وقف بورڈ کے ماتحت چلنے والے اسکول کی ویڈیوز میں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں بالی ووڈ کے گانوں پر رقص کر رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، الٹے سیدھے ڈانس کر رہی ہے۔ جو گانا بجایا جا رہا ہے اس گانے میں بھی شائستگی نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر زائرہ وسیم نے سوال اٹھایا اور کہا کہ وقف بورڈ کے اسکولوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بے حد شرمناک ہے۔ اور زائرہ وسیم کا جو درد ہے اپنی جگہ بالکل بجا ہے، صحیح ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ زائرہ وسیم کے اندر نہیں انل منکر کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ اگر اس نے کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھا تو اس پر نکیر کی ہے، اس پر ٹوکا ہے، اور یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں ایک اور اہم ترین خبر، اور اس خبر کا تعلق ہے بہار سے۔ گیا کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کچھ ہی سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اور کاور یاترا کی ویڈیو ہے۔ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، دونوں نے بھگوا رنگ کا کپڑا پہن رکھا ہے، اور وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ 15 منٹ نہیں
सिर्फ 5 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम इन मुसलमानों को देख लेंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे। एक का नाम है शरस्ती राजपूत और दूसरे का नाम है मदन केसारी, और ये दोनों गया में, बिहार में जहर फैलाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ उकसाने के लिए, भड़काने के लिए काफ़ी मशहूर हैं। और अब इनकी ये वीडियो वायरल हो रही है। 15 मिनट का लफ्ज़ जिक्र किया, उसके बाद फिर इन्होंने 5 मिनट की बात की। अकबरुद्दीन ओवैसी की उस वायरल वीडियो को एक तरह से इन्होंने टारगेट भी किया कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था 15 मिनट दो, हम सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें बता देंगे, 5 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो। अकबरुद्दीन ओवैसी को उस भाषण की वजह से जेल जाना पड़ा था। क्या इनको जेल भेजा जाएगा, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इन पर यूएपीए लगेगा? आप ये क्लिप सुनिए। 15 मिनट 5 मिनट के लिए पुलिस हटा था। पता है ना भगवा का पावर क्या होता है? हड्डियां तक तुम्हारी नहीं दिखेगी। जय जय श्री राम। नस्ल मिट जाएगा। जय जय श्री राम। और आइए आपको बताता हूं एक और अहम खबर, और इस खबर का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है बजरंग दल के कुछ लोग महाराष्ट्र के थाने में नया गांव है, वहां पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और एहतजाज है क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ। इनके एहतजाज में ये कहा जा रहा है कि जो ईसाई है ये लगातार हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लोगों का मजहब बदल रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बजरंग दल के लोगों का यह भी कहना है कि ईसाइयों के जो चर्च हैं या क्रिश्चियन मिशनरी के जो स्कूल हैं, तो वहाँ बड़ी तादाद में दलितों के बच्चे जाते हैं, आदिवासियों के बच्चे जाते हैं, हिंदू बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं, और तालीम के नाम पर ये हिंदू लड़कों को, हिंदू बच्चों और बच्चियों को ईसाई बनाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसलिए इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ की जांच की जाए, इनको ऐसा करने से रोका जाए। और इससे पहले भी इस तरह का कई प्रोटेस्ट बजरंग दल की तरफ से किया गया है, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और मुल्क के दूसरे इलाकों में। एक और अहम खबर है, और यह खबर भी सोशल मीडिया से सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा लगातार जारी है, और कांवड़ यात्री एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में बताया जा रहा है बदायूं से एक एम्बुलेंस बरेली जा रही थी, और एम्बुलेंस में जो मरीज़ था उसकी नाक से खून बह रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और पूरा सड़क कवड़ियों ने जाम कर रखा था। एम्बुलेंस परेशान हो रही है, वो रास्ता तलाश कर रही है, और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जा रहा है। जबकि ज़ाब्ता ये है, रूल है, कानून है कि सड़क पर अगर कोई एम्बुलेंस दिखे तो आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए और एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए आगे जाने के लिए। अगर आप पैदल जा रहे हैं तब भी ज़रूरी है कि आप एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दीजिए। अगर कोई प्रोग्राम आप रोड पर कर रहे हैं लेकिन एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रुकना चाहिए, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया जा रहा है कांवड़ यात्रियों की तरफ से, और इसी वजह से इसको लेकर सवाल उठाया गया है। और आइए अब बात करता हूं अहम तरीन खबर के बारे में। कल के खबर दर खबर में भी और सोशल मीडिया पर भी, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो के जरिए मैंने बताया था कि जब देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किला की फसील से 80वां यौम आज़ादी का जश्न मनाया, उन्होंने तिरंगा लहराया और 75 मिनट का भाषण दिया, तो उन्होंने सभी कम्युनिटीज़ के फ्रीडम फाइटर का नाम लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उन्होंने नाम लिया, लेकिन एक भी मुसलमान फ्रीडम फाइटर का नाम पीएम मोदी ने नहीं लिया। ये क्यों? मैंने कहा था कि लोगों को आना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। अब मेरी तहरीक पर लब्बैक कहते हुए भोपाल से कांग्रेस के लीडर और एमएलए आरिफ मसूद ने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक लेटर लिखा है, मेमोरेंडम भेजा है। आप उनका लेटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उर्दू में भी उन्होंने भेजा है, हिंदी और दूसरी ज़ुबानों में भी उन्होंने भेजा है, और इसमें उन्होंने इसी बात पर एतराज़ जताया है कि आपने जब सभी कम्युनिटीज़ के लीडर का नाम लिया तो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम आपने क्यों नहीं लिया, जबकि देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का है, मुसलमान फ्रीडम फाइटर का है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, और कम अज़ कम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम तो लेना ही था। मैंने कांग्रेस का भी तस्करा किया था और यही हुआ। कांग्रेस इस बात से खुश है कि पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, ये अच्छा था। दूसरी चीज़ों पर, दूसरी बातों पर कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने एतराज़ भी जताया, लेकिन इस बात की फिक्र नहीं है सुप्रिया श्रीनेट को या कांग्रेस को
कि पीएम मोदी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम नहीं लिया, जो 2 मरतबा कांग्रेस के सदर रहे, देश की आज़ादी के लिए 10 सालों तक जेल में रहे, न उन्होंने किसी और का नाम न लेने पर कोई शिकवा किया। सुप्रिया श्रीनेट का आप ये ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। एक वीडियो 4 मिनट की उन्होंने शेयर की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की स्पीच का जायजा लिया, तनकीद की, और इसी ट्वीट के आखिर में उन्होंने यह भी लिख दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना अच्छा लगा। अब आइए आपको बताता हूं एक और अहम तरीन खबर, और इस खबर का ताल्लुक है प्रकाश राज से। प्रकाश राज को आप जानते हैं, बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और इनकी जो फिल्में आती है तो सरकार हिल जाती है, और बीजेपी तो बिल्कुल भी इनका नाम सुनना नहीं चाहती। जब भी कहीं जुल्म होता है लोग आवाज़ उठाते हैं, प्रकाश राज पहुंचते हैं, सरकार के खिलाफ बेबाकी से बोलते हैं। अब वोटर लिस्ट में इनका नाम फिलहाल नहीं है, इनके नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। 2 दिन पहले भी इन्होंने इस बात का शिकवा किया था और अभी तक इनका नाम नहीं जोड़ा गया है। अब आज सहाफियों ने प्रकाश राज से इसके बारे में पूछा कि आपका नाम हटा दिया गया, क्या दोबारा जुड़ गया? तो प्रकाश राज ने बरजस्ता कहा कि मेरा 1 वोट है और उसको सरकार ने हटा दिया है, लेकिन सरकार को याद रखना चाहिए कि उनको गद्दी से उतारने के लिए मैं 10 वोट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, 10 वोटों पर असर डाल सकता हूं। आप उनकी ये वीडियो सुनिए। सबसे पहले आपका केस जब लाइट में आया, उसके बाद कर्नाटका एसआईआर के ऊपर भी कई सवाल उठे, कई लोग सामने में आए और जो समस्याएं सामने में रखी वो पूरी तरह से जायज। क्या हुआ आपके पूरे मामले के अंदर में, और अब आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मेरा प्रॉब्लम यही है, मैं इस देश का मशहूर कलाकार हूँ। इससे बेहतर मैं सब मतदार जैसे सब सिटीजन्स जो है, मैं एक इक्वल वोटर हूँ। आप जस्ट बिकॉज मैंने एक घर बदल किया तो आपने मुझे वोटर लिस्ट से कैसे हटा सकते? लेकिन बहुत होशियार से वो लोग बोल रहे हैं, बहुत स्मार्ट से, हम हटाए नहीं, हम परमानेंटली शिफ्टेड लिखे हैं और कुछ लोगों को एब्सेंट लिखे हैं। चलो इसके बाद क्या हो, तो हमको एक मौका तो देना चाहिए। जी मैं किसके लिए एब्सेंट था? काम पे गया था यार, एक बहन उसकी बच्चे पैदा करने के लिए माँ की घर गई थी, है ना। जब आप आए थे मैं नहीं था, तो उतना तो ट्राई करो। वो नहीं करेंगे, आप निकाल देंगे वो। जो शिफ्ट हुआ यार, इस देश में तो लोग जाते आते रहते हैं यार, ये देश है, कहीं भी जा सकता है। तो पूछो कहाँ गए आप? अगर घर लेके गए तो उसका डॉक्यूमेंट, घर लेके गए तो डॉक्यूमेंट दो, या रेंटेड है तो रेंटेड एग्रीमेंट दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दो। आप फिर से मुझे नया वोटर कौन बना रहे हैं? आप ये क्या जाल चल रहा है? आपको क्यों निकालना है मुझे? आपको हक किसने दिया कि आप निकालेंगे उसको? अरे यार, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है। फॉर्म नंबर 6 नए वोटरों के लिए है, फॉर्म नंबर 6 है जो विदेश में रहते हैं उनके लिए है, फॉर्म नंबर 7 डिलीशन के लिए है, फॉर्म नंबर 8 इलेक्शन करेक्शन है, जो शिफ्ट हुआ है वो एड्रेस देने के लिए है। भाई आप उसका बात ही नहीं कर रहे हैं। अब पूरा देश को एग्जामिनेशन सेंटर कैसे बना के रखे आप? तो फाड़ लो। एंड पहली बार जिस देश के इतिहास में 2002 में हुआ था, और 2026 में हर एक नागरिक को फॉर्म दे के फिल करने बोल रहे हैं। अरे कर्नाटका में आपने मैपिंग किया है, 93% वोटर्स का लिस्ट आ चुका है, तो आपके पास डाटा है भाई, उनका पूरा फॉर्म्स है, तो आके करना है कि नहीं? कोई मर गया तो बोलो, तो उनको निकालना है। कोई डुप्लीकेट वोट है तो निकालना है मुझे। कोई नौजवान है जो वोटर है उनका लेना है। अभी डिलीट कहां से शुरू हो गया? और इडी देश को इतना एक क्या बोलते हैं ट्रॉमेटाइज्ड, इसमें क्यों डाल रहे हैं? अरे 5 साल में एक बार आप लोग आपकी वोटर के सामने आ रहे हैं, वो बड़ा या छोटा, किसान या मजदूर, आके बोल रहे हैं, पाँव छूते हैं, हाथ बोलते हैं, अरे साहब आपके लिए सेवा में, आपके बार एक बार सत्ता दे के आशीर्वाद कर दो। और उन्हीं वोटर्स को आप लाइन में खड़ा करके मेरा वोट दो तो पूछ रहे हैं आप, तो क्या जाने आप? सो इस गवर्नमेंट का कुछ है, क्योंकि आप जब डिमोनेटाइजेशन किया, अरे खुद का पैसे लेने के लिए लाइन पे खड़ा कर देते हैं। जब कोरोना आया तो बोल दिया लॉकडाउन, निकल पड़े पैदल लोग। क्या आप इतने एमपी और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शंस पे इतना बसेस में वोटर्स को ले आते हैं? क्या आपका एक एमपी, एक प्राइम मिनिस्टर, एक बसेस देके इन लोगों को घर क्यों नहीं पहुंचाया भाई? और आज फिर से लाइन में खड़ा होना है। सोचो, एक आदमी को 90 ईयर्स हुआ है, स्वतंत्र के बाद शायद वो 20 इलेक्शंस को वोट दिया है। वोट देना सिर्फ 20 इलेक्शन का नहीं, चुना है लोगों को। इस देश में कुछ बदलाव आया है, कुछ रूल्स आए हैं, उसने चुनाया, और उसको फिर से जाके लाइन में खड़े करने के लिए बोल रहे हैं। ये क्या जाल है? पूरा आपका लीक्स तो हो रहा है, एग्जामिनेशन, पूरा देश का नागरिकों को टेस्ट पे क्यों रख रहे हैं भाई? क्या आप कोर्ट जाएंगे? क्योंकि अभी तक जो है चुनाव आयोग मान नहीं रहा है आपकी बात। फॉर्म 8 दिया नहीं जा रहा है, फॉर्म 6 पे ही अटके हुए हैं, और साथ ही में जो है मेरा वोट निकालने का हिम्मत है इस सरकार, ट्राई करो।
ट्राई करो, 2 साल है अभी वोट डालने के लिए, मुझे करो। एक बात इस सरकार को बोल रहा हूँ, मेरा 1 वोट आप छीन सकते हैं, आपको गद्दे से उतारने के लिए 10 वोट को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। हाँ, एक और अहम खबर है और इस खबर का ताल्लुक भी वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल का ये नौजवान लड़का है अलीम शेख। डॉक्टर बनने का इसका ख्वाब था और डॉक्टर बनने के लिए इसने 1-2 मरतबा नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया बल्कि 5 मरतबा दिया। इसका नंबर भी आता रहा, कभी 400 कभी 500, लेकिन इसका ख्वाब ये था कि मैं गरीब हूँ और अगर 700 या 650 से कम नंबर आया तो फिर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए 80 लाख 1 करोड़ रुपए फीस देना होगा, उतनी कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है, या बाहर जाना होगा 30-35 लाख में, उसकी भी काबिलियत नहीं है, लेकिन मुझे डॉक्टर भी बनना है, इंडिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इसने हिम्मत नहीं हारी। पहली मरतबा एग्ज़ाम दिया, इसका नंबर नहीं आया उतना, दूसरी मरतबा दिया, तीसरी मरतबा दिया, चौथी मरतबा दिया, फाइनली 5वीं मरतबा जब इसने नीट का एग्ज़ाम दिया और 5वीं मरतबा में 2 मरतबा देना पड़ा, आप जानते हैं। उसके बाद अलीम शेख का रैंक आया 37,224। 37,224 रैंक आने का मतलब ये है ऑल इंडिया में कि किसी भी अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हो सकता है। 1 लाख से ज़्यादा सरकारी सीटें हैं, तो 37,000 रैंक होने का मतलब है इजीली किसी न किसी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। डॉक्टर बनने का जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। लेकिन मामला ये फंस गया कि SIR की फाइनल लिस्ट में अलीम शेख का नाम नहीं है और कहा जा रहा है कि जब फाइनल लिस्ट में यानी SIR में आपका नाम नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। वेस्ट बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बन गई तो सरकार ने कहा कि जिन लोगों का नाम SIR की फाइनल लिस्ट में नहीं है उनको सरकारी फैसिलिटीज़ से, सुविधाओं से महरूम रखा जाएगा, और इसका शिकार अलीम हो गया। सोचिए, अलीम ने 5 मरतबा नीट का एग्ज़ाम दिया, हौसला नहीं हारा, मैदान नहीं छोड़ा, और जब 5वीं मरतबा में ये एलिजिबल हो गया डॉक्टर बनने के लिए तो अब SIR में इसका नाम नहीं है। एक और ख़बर है उमर खालिद और शर्जील इमाम के ताल्लुक़ से। उमर खालिद और शर्जील इमाम को दिल्ली दंगा केस में UAPA के तहत जेल में बंद रखा गया। 6 साल का अरसा गुजर गया और इन दोनों को अभी तक जमानत नहीं मिल सकी है। अब देश की 100 अहम शख्सियात ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के नाम एक लेटर लिखा और कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत दी जाए। इन पर UAPA लगाया गया है। 6 साल हो गए, अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। इनका जुर्म क्या है ये नहीं पता, और बगैर जुर्म के, बगैर चार्जशीट के अगर कोई 6 साल तक जेल में रहता है तो ये सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल है, अदलिया पर सवाल है। इसलिए फौरी तौर पर इनको जमानत मिलनी चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। मुतालबा क्या है देश की 100 अहम शख्सियात ने। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल ख़बरों के बारे में, और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से गज़ा पट्टी के लिए मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए जो रिलीफ भेजा जा रहा है, उस रिलीफ को वेस्ट बैंक में इस्राएली सेटलर लूट रहे हैं, उसको चोरी कर रहे हैं, अपने घरों में यूनाइटेड नेशन की रिलीफ को लेकर जा रहे हैं। अल जज़ीरा ने यह खबर शाये की है और बाज़ाब्ता यूनाइटेड नेशन की तरफ से अपडेट सामने आई है। अब देखिए कितनी बड़ी बेशर्मी है इजराइल की और इजरायली सेटलर्स की। बाहर के देशों से ये ज़बरदस्ती इसराइल आ जाते हैं, यूरोप से, दूसरे देशों से, जो फ़लस्तीनियों का इलाका है वहाँ जाकर उनके घरों में पहले ये कब्ज़ा करते हैं, और अब उनके लिए UN की तरफ से जो इमदाद भेजी जा रही है उसको भी ये लूट रहे हैं। और ये सब अपनी तरफ से नहीं करते बल्कि इजराइल की सरकार ये कराती है। इजराइल की सरकार अगर डायरेक्ट करेगी, इजराइल की पुलिस करेगी, आर्मी करेगी, तो उनका जुर्म वाज़ेह तौर पर सामने आएगा। यूनाइटेड नेशन से एक्शन लिया जाएगा कि इजराइल की पुलिस, फौज या सरकार इमदादी सामानों को, इमदादी कन्वे को गज़ा नहीं जाने दे रही है। इसलिए इजराइल की सरकार खुद ना करके सेटलर से करा रही है, मॉब से करा रही है, भीड़ से करा रही है। लेकिन दुनिया को पता है कि इजराइल कर रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है। एक और ख़बर है और इस खबर का ताल्लुक़ भी ईरान और इजराइल से है। इजराइल की एजेंसी है शिनबीट, उसने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल में मौजूद सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश की थी, उनको निशाना बनाया था, लेकिन शिनबीट ने ईरान के इस एजेंडा को और इस हमला को कामयाब नहीं होने दिया। IRGC ने एक ताज़ा ऐलान किया है और ताज़ा ऐलान यह है कि जिन दिनों अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा था, ईरान अमेरिका के दरमियान जंग चल रही थी, उसी दौरान ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बेहतर किया, मजबूत किया, और अब ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पहले के मुकाबले में 80% ज़्यादा बेहतर हो चुका है, मजबूत हो चुका है। अब अगर
अमेरिका का फाइटर प्लेन आता है, इजराइल का जंगी जहाज़ आता है, तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इस काबिल है कि वो उसको रोक सके, उनके हमलों का अंदाज़ा लगा सके। और पहले की तरह अब अमेरिका और इजराइल ईरान के आसमानों पर, एयर स्पेस पर अपना कब्ज़ा नहीं जमा सकता है। यमन से खबर सामने आ रही है कि हौसियों में और यमन की फ़ौज में लड़ाई लगातार जारी है और हौसियों ने मारिब में 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, इसी तरह ड्रोन से हमला किया और शहरियों की हलाकत भी हुई है। जवाबी कार्रवाई भी की है यमन की मुत्तहिदा हुकूमत की फ़ौज ने, और हौसियों के मिसाइलों का जो गोदाम था जहां उनके ड्रोन रखे हुए थे उसको निशाना बनाया गया है। एक और अहम तरीन खबर है और इस खबर का ताल्लुक़ कतर और ईरान से है। ईरान ने कतर पर फाइटर प्लेन से हमला किया और कतर की फ़ौज ने ईरानी हमले को नाकाम बना दिया था। एक पायलट मारा गया था, लेकिन 3 पायलट ज़िंदा गिरफ्तार हुए या उनकी मौत हुई। उस पर कतर और ईरान के दरमियान एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ईरान क्यों एक नया तनाज़ो क्रिएट कर रहा है मिडिल ईस्ट में, इस पर एक तफसीली वीडियो मैंने बना रखी है, तो उसमें पूरी तफसील जान लीजिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आखिर में फिर गुजारिश है, मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिए। गज़ापट्टी के मज़लूमों तक अगर आप अपनी इमदाद भेजना चाहते हैं तो उम्मत सेवा ट्रस्ट के ज़रिए भेज सकते हैं। लगातार उम्मत सेवा ट्रस्ट के ज़रिए गज़ापट्टी के मज़लूमों की मदद की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्ला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्ला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।